Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार ने जल्दी चुनाव करवाए थे। इसको लेकर खूब चर्चा होती है कि अच्छा मॉनसून था, प्रमोद महाजन की स्ट्रेटजी थी या जीडीपी ग्रोथ अच्छी थी। ये महाराष्ट्र में जल्दी चुनाव करवाने के पीछे क्या वजह थी बाल ठाकरे या भाजपा के मन में? एक्चुअली हुआ यह था कि 99 में, इफ यू रिमेम्बर, तब कारगिल वॉर खत्म हुआ था मेरे ख्याल से जुलाई में, जुलाई 1999 और मतलब उसको लेकर प्रमोद महाजन को नारायण राणे ने कभी जिंदगी में माफ नहीं किया वो 99 चुनाव जल्दी कराने की वजह से, क्योंकि नारायण राणे मुख्यमंत्री बने थे, मनोज जोशी को हटाया गया था और नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया था 6 महीने पहले। ठीक है, और उन्होंने मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं था कि नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वो बाला साहब को लगा कि नहीं, मनोहर जोशी उनकी बात सुनते नहीं है, उन्होंने नारायण राणे को बना दिया और प्रमोद महाजन की सुनकर इन्होंने डिसाइड किया कि चुनाव जल्दी कराएंगे हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनका कैलकुलेशन ये था कि विजय दिवस हम सब जगह पे मना ही रहे हैं और उसमें विधानसभा के भी चुनाव हो जाएंगे, तो हम लोग उसी में लोकसभा के साथ हुए थे चुनाव, लोकसभा के साथ में चुनाव हुए थे। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि चलो साथ में ही हो जाएगा दोनों का। तो इस और हुआ ये कि तब कांग्रेस एनसीपी अलग अलग लड़े चुनाव। जी। पवार ने एनसीपी बना ली थी 1999 में। 99 में, मतलब जो 2019 पे गेम हुआ ना, करीब करीब उसी तरीके से गेम 99 में भी हुआ था जी। चुनाव अलग अलग लड़े। शिवसेना बीजेपी को भी ठीक ठाक सीटें मिली थी, 120-22 तक पहुंच गए थे। कांग्रेस अपने बलबूते पर 75 सीटें लेकर आई थी। एनसीपी ने पूरा थर्ड फ्रंट का खेमा बनाया था, जनता दल, पीडब्ल्यूपी है, छोटी छोटी पार्टियां, और वो लोग भी कुछ 65-70 तक आ गए थे। अब किसी ने सोचा नहीं था कि 2 महीने पहले सोनिया गांधी को के विदेशी का मुद्दा बनाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाने वाले 2 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तब ये सोचेंगे यार कांग्रेस के साथ सरकार ही बना लेते हैं करके। तो उसमें शिवसेना बीजेपी का गेम पलट गया और तब बीजेपी को ऐसा लगा कि ये मौका है कि हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय बहुत जीत कर आए थे और शरद पवार ने मना कर दिया कि नहीं, अब बाला साहब ने मना कर दिया कि ये सब नहीं चलेगा, बनेगा तो हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा, और उसके वजह से सेना बीजेपी की सरकार नहीं बनी उसमें। और किसी ने सोचा नहीं था कि शरद पवार जो कांग्रेस के खिलाफ निकलकर पार्टी बनाए हुए हैं 6 महीने पहले, वो कांग्रेस के साथ ही चले जाएंगे और उसके चक्कर में उनकी सरकार बन गई यहाँ पर और 15 साल तक चल गई। तो अनप्रेसिडेंटेड उस वक्त भी हो गया। मतलब 2 महीने पहले जो कांग्रेस को इतनी गाली देने वाले हैं शरद पवार, शिवसेना बीजेपी को लगा था कि ये तो और भी अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा, कांग्रेस और भी टूट गई है, हम लोग तो आराम से निकल जाएंगे। ये तो खेल ही उल्टा हो गया। उस वक्त पवार वापस कांग्रेस के साथ चले गए और उसके बाद फिर वो कांग्रेस के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। इस तरीके से हो गया। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था 99 में। इस कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 21 साल 22 साल आगे बढ़ाते हैं। ठाकरे अभी भी हैं, अब वो उद्धव ठाकरे हो गए हैं। पवार अभी भी हैं, 70 के दशक से हैं। व्हाट अ लॉन्ग पॉलिटिकल करियर। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा प्रभावी भूमिका में है, तब भी केंद्र में थी, तब गठबंधन की शक्ल में थी, अब अभी भी गठबंधन है, लेकिन सरकार अपने दम पर है। वो गठबंधन की ना तो मजबूरियां हैं ना ही एनडीए का एजेंडा है, वो बीजेपी का एजेंडा है। और हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनी। पहले देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हैं, फिर फाइनली उद्धव ठाकरे शपथ लेते हैं और ये कहा जा रहा है कि ये उद्धव ठाकरे सरकार के लिए पहली गंभीर राजनीतिक चुनौती है। ये पूरा जो प्रकरण होता है, एंटीलिया के बाहर जिलेटिन मिलती है, सचिन वाझे का नाम आता है, उद्धव ठाकरे बयान देते हैं, उसके बाद परमबीर सिंह पर प्रेशर आता है, परमबीर सिंह वर्सेस अनिल देशमुख होता है, परमबीर सिंह को पद से हटाया जाता है, वो चिट्ठी लिखते हैं और एक एक करके फिर कई नाम आने लगते हैं। रश्मि शुक्ला की जांच का जिक्र होता है, जायसवाल जो डीजीपी थे उनकी जांच उन्होंने फाइल होम मिनिस्ट्री को बढ़ाई थी, उसका जिक्र होता है।
उधर एटीएस में शिवदीप लांडे है जो फेसबुक पे अनाउंस कर देते हैं कि वी हैव सॉल्व्ड द केस। एनआईए की एंट्री होती है और इन सब के बीच बयानबाजियों का दौर चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस लगातार सरकार पर हमलावर हैं और सरकार पहली दफा बैकफुट पर दिख रही है। जो पॉलिटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, हम सब जानते हैं कि मुंबई की पुलिस कमिश्नर की जो पोस्ट है वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। आप मुंबई में हैं, आप पिछले 2 दशक से ज्यादा से महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं, आपकी इसमें क्या सीख है, क्या नजर आ रहा है आपको फिलहाल? ये संकट तो है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, लेकिन ये पॉलिटिकल संकट है क्या, इसको लेकर मेरे दिमाग में सवाल है। ठीक है, तो हम लोग मतलब पहले हम लोग संकट की बात करते हैं, फिर पॉलिटिकल संकट पर आते हैं। संकट इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई की किसी पुलिस कमिश्नर ने उनको हटाने के बाद सीधे होम मिनिस्टर पर ही दावा ठोक दिया। मतलब उन पर सीधा खत लिख के ओपन उनसे लड़ाई करना शुरू कर दिया है और वहां तक वो रुके नहीं है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर अब हाई कोर्ट भी चले गए, मुंबई हाई कोर्ट अब चले गए। उन्होंने सिर्फ एक चेंज उसमें ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने क्रिमिनल पिटीशन फाइल किया था और यहाँ पर उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कन्वर्ट किया है उसको। ठीक है, ताकि चीफ जस्टिस के पास वो चला जाए। लेकिन उसमें बात मतलब निकलती बात ये है कि इसका मतलब ये कि जो सत्ताधारी है उनका अपने अधिकारियों पर, आईपीएस अधिकारियों पर, ब्यूरोक्रेसी पर किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं है या उनसे वो डर नहीं रहे। उसका दूसरा मतलब ये भी निकल सकता है, जो मतलब समझने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं, कि आमतौर पर कोई भी अधिकारी ये तभी करता है कि या तो वो अपनी सर काटने के लिए तैयार हो कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, उस पर अन्याय हुआ में किसी, इसकी उदाहरण हमारे पास पहले भी शहादत के लिए तैयार है या शहादत के लिए तैयार हो जाते हैं, या तो जाहिर सी बात है कि उनको सेंटर से पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद है, इसके लिए वो तैयार होते हैं। तो अब मैं छाती ठोक के ये कह नहीं सकता कि वो एक्चुअल करना क्या चाहते हैं, शहादत के लिए तैयार है या उनको सेंटर से समर्थन है, तो वो लड़ाई के लिए मजबूत उनके पास वजह है उसकी। लेकिन ये बात तो तय है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल बॉसेस है उनके खिलाफ सीधे सीधे एक रिवॉर्ड कर दिया है और ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। जब आपके अंडर काम करने वाला ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर, फिर वो आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो या किसी भी शाखा में काम करने वाला अधिकारी हो, वो आपको सीधे चुनौती देने लगता है, तो ये बात किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। यानी आपका उस पर पकड़ नहीं है, ठीक तरीके से आपने उसको चुना नहीं है, ये बात उसमें नजर आती है। तो उस लिहाज से देखिए तो उद्धव ठाकरे एज ए चीफ मिनिस्टर, उनकी प्रशासनिक शैली जो है, क्योंकि वो नौसिखिया है इसमें, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, किसी भी पद का उन्होंने कभी ना मंत्री रहे थे, ना उन्होंने राजनीति तो घर में देखी थी, सरकार घर में देखी होगी, लेकिन खुद वहां पर बैठकर कभी कुछ चीजें नहीं की। तो जाहिर सी बात है कि वो बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। दूसरी बात यहाँ पर दिखती है कि तीनों पार्टियों का आपस में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम नजर आया है यहाँ पर, थोड़ा क्या काफी कम नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने तुरंत उस चीज को पकड़ लिया और अटैक किया, क्योंकि मामला कहाँ शुरू हुआ था, देखिए आप, मामला शुरू हुआ था कि एक एंटीलिया के बाहर एक विस्फोटक मिलते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि वो विस्फोटक तो पुलिस के ही एक ब्लू आइड बॉय अधिकारी है, उन्होंने वहां पर रखे हुए हैं, इस तरीके की बातें सामने आती है। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस कमिश्नर है उनको वहां से हटाया जाता है, और वही पुलिस कमिश्नर जिन पर अपोजिशन को हल्ला करना चाहिए कि उनके अंडर ये बात कैसे हुई, उनके रहते उन्हीं के कंपाउंड में काम करने वाले एक क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी ने यह बात कैसे की, वही पुलिस कमिश्नर होम मिनिस्टर के खिलाफ चिट्ठी लिख देते हैं और होम मिनिस्टर बैकफुट पर चले जाते हैं कि अब इसका जवाब कैसे देना है। तो सरकार को संभलने में उसमें टाइम लग गया। अगर कोऑर्डिनेशन सही होता, देखिए फाइनली किसी भी पॉलिटिकल बॉसेस का या सरकार का सोर्स कौन होता है, वही आईपीएस अधिकारी होते हैं, वही ब्यूरोक्रेसी होती है। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं आ रही है तो वो जितनी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है या आईपीएस अधिकारियों की है या पुलिस महकमे की है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि आपने उन पर उस तरीके से अंकुश या अनुशासन नहीं रखा कि उनकी हिम्मत हुई कि आपको गलत जानकारी देने की, लेट जानकारी देने की, और जिसके वजह से विधानसभा में आप मुंह के बल गिर गए जब विपक्ष नेता दावा कर रहे थे कि सचिन वाजे का मनसुख हिरेन, जिनकी गाड़ी वहां पर मिली थी, उनसे संपर्क है, सीधा संपर्क है, ये जानकारी ही आपके पास नहीं थी और आप सचिन वाजे को बचाने में लग गए थे। आप ये कहने में लग गए थे कि सचिन वाजे
को बिन लादेन की तरह क्यों पोर्ट्रे किया जा रहा है, यहाँ पर आप सबसे पहले फंस गए और विधानसभा में आपकी गलती होगी। ऐसा नहीं कि आप कई बार बयान दे रहे, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है सरकार को चलाने के हिसाब से अगर हम देखें तो ये रहा एक मुद्दा। और सरकार अब दो फ्रंट पर लड़ेगी इसको लेकर। एक तो ये कि जो आरोप लगे हैं उसके लिए पॉलिटिकल लड़ाई जो भी है, और एक अभी कानूनी लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये मामला हाईकोर्ट पे भी गया हुआ है, तो ये पोल उनकी खुल गई। अब रही बात दूसरी कि भाई राजनीतिक दृष्टि से इसका क्या होगा। मैंने पहले भी एक बार इस प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अब अगर सरकार गिरनी है तो उसके दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला कि सरकार पे फूट पड़े, कोई एक बड़ा चंक, ठीक है, कि या तो कोई पार्टी की पार्टी शिफ्ट हो जाए, या तो कोई बड़ा चंक विधायकों का 20-20-20 ऐसे करके 40-50 विधायक चले जाए, और दूसरी बात राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये दो ही चीज होगी तब ये सरकार गिर सकती है, ठीक है। या तो कोई राजनीतिक सन्यासी ले लेके अब हमको नहीं करनी राजनीति, वो तो होगा नहीं, दो ही चीजें हो सकती है। तो पहली चीज है वो तो होते हुए नजर नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए भी ठीक नहीं है सरकार बनाने के, दूसरी जगह जाकर सरकार बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें। देखिए, बीजेपी ने पहले जो हमला किया था इस पूरे मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर किया था। लेकिन जैसे ही परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद उनका हमला एनसीपी पर भी हो गया, क्योंकि अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं वो एनसीपी के हैं। यहाँ तक कि शरद पवार पर भी उन्होंने हमला कर दिया। अब उन्होंने अब तक जो एक सुखलाहट रहती थी ना कि एनसीपी के साथ कुछ हो सकता है, तो अभी तो उनकी एनसीपी के साथ भी लड़ाई है। जो सवाल हमने उस वक्त उनको पूछा था कि भाई अजित पवार के साथ आप कैसे जा सकते हैं, अगर वो जाते हैं तो दोबारा वो भी सवाल का सामना उनको करना पड़ेगा। तो उसके वजह से अब सेना और एनसीपी दोनों के साथ लड़ाई हो गई है उनकी। कांग्रेस के साथ तो वो जाएंगे नहीं, तो वो ऑप्शंस तो यहाँ पर खत्म होते नजर आ रहे हैं। रही राष्ट्रपति शासन की बात, जहां तक मुझे लगता है बीजेपी नहीं चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन लगा कर आए। और अब ये उसको हम लोग क्रेडिट कहें उनका, मोदी जी का, या केंद्र सरकार का, या उनकी समझ क्या है, राजनीतिक समझ। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जम्मू कश्मीर छोड़कर, मतलब आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन लगा दिया गया था। अदरवाइज आप अगर देखें तो किसी भी राज्य को हटाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर अपनी सरकार नहीं लाई है। उन्होंने ये कोशिश हमेशा की है कि वो सरकार बदनाम हो, वो सरकार की छवि ऐसी बने, जो कोई भी विपक्षी पार्टी करती है, कि वो सरकार की छवि ऐसी बने कि इनसे सरकार संभली रही जा रही है, यहाँ पर वहां पर पोलराइजेशन इस तरीके से हो जाए, और वो सरकार की छवि ऐसे बन जाए कि ये सरकार ब्यूरोक्रेसी को हैंडल नहीं कर सकती, वहां पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, उनको सरकार चलाना आता नहीं है, वहां पर भ्रष्टाचार के मामले हो चुके हैं, वहां उन्होंने लूटपाट मचा रखी है। और ये बदनामी होने के बाद जब चुनाव होते हैं तो उसमें भाजपा को फायदा होता है, और उस लिहाज से वो जीत कर आते हैं, जो हर कोई विपक्ष उनके स्टेट में करता है। महाराष्ट्र के संदर्भ में तो उन्हें यह भी लगता है कि जनादेश जो मिला था वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को मिला था, मतलब वो एक ये भी दावा लगातार आता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए सर कि अमूमन ये देखा जाता है कि शरद पवार के महाराष्ट्र में राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर अजित पवार को देखा जाता था। होम मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो माना जाता है किसी भी सरकार में। क्या एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट का एंगल है कि ये मिनिस्ट्री अजित पवार के पास नहीं है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अनिल देशमुख है, और जाहिर सी बात है कि वो भी एक पावर सेंटर बन गए होंगे, ये भी एक एंगल है क्या एनसीपी का इनर कॉन्फ्लिक्ट? नहीं, देखो ऐसा है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट ये एंगल है, लेकिन वो दूसरे लिहाज से एंगल है। देखिए, जब सरकार बनी थी, आपको याद होगा 2019 में, तब अजीत पवार बगावत करके दोबारा पार्टी में लौट आए थे जी। उनको उप मुख्यमंत्री तो बनाया था, लेकिन और एनसीपी के पास दो सबसे बड़े पोर्टफोलियो है, एक वित्त विभाग है, यानी फाइनेंस है, और होम डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट तो ठीक है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप राजनीति चलाते हैं। बेसिकली आपको फंड एलोकेशन होता है, कौन से विभाग को कितना देना है, कोई विधायक आपके पास आता है कि मेरे विभाग के लिए दे दो, तो वो सारी चीज वहां से हैंडल। लेकिन होम डिपार्टमेंट से आप कंट्रोल कर सकते हो सरकार को और अपनी सत्ता को। अब जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि पवार साहब को लगता था कि अजित पवार होम मिनिस्टर बने। अगर अजित पवार होम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो उनके पास जो चॉइस थे, जयंत पाटिल हो या बाकी हो,
जो मुझे लगता है कि उनको अजित पवार को पसंद नहीं थे। तो अनिल देशमुख ये एक अनलाइकली कैंडिडेट के तौर पर उभर कर सामने आए। ठीक है, अनिल देशमुख का इतिहास बड़ा रंजक है। जैसे रामविलास पासवान को हम जानते हैं कि वो लंबे समय से मंत्री है, अनिल देशमुख को भी यही महारत हासिल है। हालांकि एक बात के लिए शरद पवार उनको मानते हैं कि 2014 के बाद उन्होंने पार्टी चेंज नहीं की, वरना 1995 से लेकर 1995 से लेकर 2014 तक वो सभी सरकारों में मंत्री रहे। मतलब शिवसेना बीजेपी के सरकार में भी मंत्री थे, शिवसेना के कोटे से निर्दलीय थे, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया था, उनका समर्थन था सरकार को। तो तब से लेकर 2014 तक वो लगातार मंत्री बने रहे। 2019 के पहले जो एनसीपी में मारकाट बची कि हर कोई बीजेपी में जा रहा था, उसमें अनिल देशमुख का नंबर नहीं लगा। अनिल देशमुख बने रहे एनसीपी के साथ, और विदर्भ में जहां पर पार्टी की बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, वहां पर अनिल देशमुख लगातार जीत कर आए। तो शरद पवार को लगा कि ये आदमी ठीक है, क्योंकि इतने साल से हमारे पास है, और पहली बार उनको इतनी अहमियत वाली मिनिस्ट्री मिली है। वरना उनके पास फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन या एक्साइज इस टाइप की मंत्री पद रहे हैं उनके पास, लेकिन कभी जो प्राइम 5 मिनिस्ट्री जिसको कहा जाता है, वो कभी अनिल देशमुख के पास रहा नहीं। तो इसीलिए उनके झोली में वो आकर गिर गया। अब अनिल देशमुख, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है मिनिस्ट्री चलाने का। उनको मेरे ख्याल से कई बार, मतलब होम डिपार्टमेंट जब आप चलाते हो तब आप एकदम टाइट रोप वॉक करते हैं, जो कहते हैं ना, ये मुंबई का पुलिस फोर्स एक ऐसा पुलिस फोर्स है कि जिसे कहते हैं ना कि आप उस शेर पे सवार हो सकते हो, लेकिन अगर आप उतर गए उसमें से तो वो खा जाएगा आपको। और इसका भुगतान कई लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो शायद उसमें उनकी थोड़ी गड़बड़ी हो गई, और उसका खामियाजा दरअसल सरकार भुगत रही है। उन्होंने सिचुएशन अगर उस तरीके से हैंडल की होती तो अब सरकार भले कुछ भी कहे, लेकिन एक बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है सरकार के लिए कि उनका ब्लू व्हाइट बॉय, उनके मुंबई क्राइम ब्रांच का क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड, अब तक सचिन वाजे को वो जो प्रेज करते थे कि सचिन वाजे ने ये कर दिया वो कर दिया, वही आदमी इस तरीके से एक केस में पकड़ा जाता है। और तब पकड़ा जाता है जब उनके पास उसकी जानकारी ही नहीं है, केंद्र सरकार की एजेंसी आती है और उसको गिरफ्तार करती है। ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है, और उसकी जिम्मेदारी अगर पुलिस कमिश्नर की है तो उसकी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की भी होनी चाहिए। ये बात समझने में कहीं ना कहीं सरकार की गलती हो रही है, और अब ये मामला पॉलिटिकल बन चुका है, क्योंकि तब तक तो ये मामला सिर्फ एम्बैरेसमेंट का था। अब जिस तरीके से परमवीर सिंह खत लिख रहे हैं, अब ये मामला पॉलिटिकल हो गया है, अब ये मामला उससे आगे निकल गया। अब एंटिलिया केस रह गया दूर, अब अनिल देशमुख को 100 करोड़ दिए कि नहीं दिए, ये देना पॉसिबल है कि नहीं है, या फिर रश्मि शुक्ला जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है उसको लेकर सवाल है। तो ये सारी चीज पर अभी ये मामला चला गया। एंटिलिया केस तो एनआईए अभी जो भी करना है उसका वो सॉल्व कर देगी उसमें। तो ये मामला है। तो अनिल देशमुख का मंत्री पद जो है ना, वो इस लिहाज से जो एनसीपी के इंटरनल जो चीजें हुई है उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, कई लोगों ने, मैं पिछले दिनों मुंबई में था, कई लोगों ने कहा कि ये सरप्राइजिंग, इट्स अ बिग यू टर्न, क्योंकि अनिल देशमुख और परमवीर सिंह में बड़ी दांत काटी दोस्ती भी मानी जाती थी, मतलब बड़े सिंक में काम करते थे दोनों। नहीं, देखो ऐसा है कि नॉर्मली जो पुलिस कमिश्नर आता है उस पद पर बैठने के लिए, वो सरकार के साथ ही काम करता है। ठीक है, अब ये मामला ही ऐसा हो गया कि जिसमें कहीं पुलिस कमिश्नर ही उस चपेटे में ना आ जाए, इस तरीके की चीज होने लगी थी, तो वहां से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। जिस तरीके से अनिल देशमुख ने स्टेटमेंट दिया कि पुलिस कमिश्नर का ये ट्रांसफर कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं है, लूपहोल्स है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगा होगा कि अब मुझ पर सारा बिल फाड़ा जाएगा, बली का बकरा मुझे ही बनाया जाएगा और होम मिनिस्टर को तो कुछ नहीं होगा। उस चक्कर में उनका रिटेलिएशन हो गया। अगर उनका पिटीशन आप पढ़े तो उसमें भी उन्होंने, वो चिट्ठी में भी उन्होंने उसका जिक्र किया हुआ है कि जो अनिल देशमुख ने कहा था। तो यहाँ से मामला वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया। और आमतौर पर होम मिनिस्टर, मतलब ये अनिल देशमुख की पहली गलती नहीं है। देखिए, अनिल देशमुख ने कई बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे, जब इन्वेस्टिगेशन मोड पे होता है ना, तब कभी होम मिनिस्टर स्टेटमेंट नहीं देते। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत केस पे भी आपको याद होगा, मैंने आप इसी प्रोग्राम में कहा था कि अनिल देशमुख ने पहली बार स्टेटमेंट दिया कि करण जौहर को बुलाएंगे, इनको भी बुलाएंगे, यानी कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर डायरेक्ट कर रहे थे पूरे इन्वेस्टिगेशन को कि इनको बुलाएंगे। शोबाजी के फेर में भी पढ़ रहे थे। हाँ, शोबाजी के फेर में पढ़ रहे थे। मुझे और उसके जुड़े कई पुराने और प्रतिष्ठित अधिकारियों ने ये बताया ऑफ द रिकॉर्ड
कि भाई हम लोग जांच पहले भी करते थे लेकिन हल्ला नहीं मचाते थे, मतलब ये तमाशा क्रिएट नहीं करते थे, देखो अब इनको सम्मन कर लिया, देखो उनको कर लिया, फिर लगातार किया जा रहा है और अपना रसूख दिखाया जा रहा है, स्कोर सेटल किए जा रहे हैं, इस तरह की बातें। तो उसकी वजह से दरअसल गड़बड़ हो गई उसमें, और उसके वजह से अब हुआ, देखिए ये कोई मुंबई पुलिस का अकेला काला इतिहास नहीं है। मतलब 2002 की बात है, 2002 या 3 की बात है, जब तेलगी स्कैम काफी चरम पर था जी। और मतलब लिंक हमेशा वैसे ही रहती है। डायरेक्टर जनरल पुलिस सुबोध जायसवाल, जिनकी रिपोर्ट को लेकर मतलब जिन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, वो उस तेलगी स्कैम की एसआईटी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। और उस वक्त मतलब आप सोचो, हायरार्की वाइज सोचो, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उन पर आरोप लगे, उनको इस्तीफा देना पड़ा उसमें। महाराष्ट्र के मुंबई के छगन भुजबल थे, छगन भुजबल जी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रंजीत शर्मा, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाना था। उन्होंने रिटायरमेंट जल्दी करवा ली अपनी, और 15 दिन के भीतर, मतलब पुलिस कमिश्नर के पद से हटने के 15 दिन के भीतर उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हीं के नीचे काम करने वाले जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो मुंबई के क्राइम ब्रांच के हेड होते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। ये जो प्रदीप शर्मा और दया नायक और सचिन वाजे, सेलिब्रेटेड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है, इनके जो हेड थे, डीसीपी मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रदीप सावंत, उनकी भी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए मुंबई पुलिस की जो मुख्य हायरार्की है पूरी, वो सारी की सारी एसआईटी ने उनको गिरफ्तार कर लिया उस वक्त, और होम मिनिस्टर को भी जाना पड़ा था उसमें। तो ये चैलेंज भी मुंबई पुलिस ने देखा हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं देखा है, लेकिन ये पूरा केस ही अलग है। मतलब ये माइंड बॉगलिंग जिसको कहते हैं ना, कि एक पुलिस अधिकारी खुद ही बॉम्ब रखता है, मतलब खुद ही जिलेटिन स्टिक्स प्लांट करता है, खुद ही उस केस का आयो बनता है, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि भाई ये तो उनके साथ संपर्क में था, और फिर मामला खुलता है। वो भी तब खुलता है जब विपक्ष नेता विधानसभा में आरोप लगाते हैं, उसके बाद से ये मामला खुलता है। तो ये तो सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हालांकि पॉलिटिकल रिपरकेशंस उसके नहीं हुए होंगे, लेकिन अगर ये सरकार आगे चलती रहेगी, राष्ट्रपति शासन, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जल्दबाजी कोई करेगा इस पर, लेकिन अब इससे सुधारने के लिए सरकार को बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अपने आप ये चीजें चेंज हो जाएगी, उसके लिए उनको बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। अब दिखाना होगा कि हम लोग साथ में मिलकर सरकार भी चला सकते हैं। साथ में आके सरकार बनाना और साथ में आके सरकार चलाना, उसमें फर्क होता है। ये भी उनको कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि हम चला भी सकते हैं साथ में। एक राजनीतिक टिप्पणीकार ने मुझसे बातचीत करते हुए महाराष्ट्र की स्थिति पर यह कहा कि जो भी हैं वो एक किस्म की जल्दबाजी में हैं, चाहे शिवसेना वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे एनसीपी वाले हों, और सब तात्कालिक फायदे की सोच रहे हैं। किसी के टर्म में कोई, किसी के दिमाग में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल विजन नजर नहीं आ रहा है, चाहे पॉलिसी को लेकर हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हो। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? देखो, नॉर्मली सरकार कोई भी आए, पॉलिसीज में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता नहीं, मेरा मानना है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो सरकार के पास इतना बहुमत हो कि वो अपनी पॉलिसी, मनचाही पॉलिसी लगा सके। तो जो केंद्र में हमको दिखाई दे रहा है कि वो अब अपनी मनचाही पॉलिसी लगा सकते हैं। उनको लगता है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये बढ़ाना है दिल्ली में, तो वो बढ़ा सकते हैं। 370 हटाना है तो हटा सकते हैं। ये मेजर पॉलिसी शिफ्ट्स है। ठीक है, सीए एनआरसी लागू करना है वो लगा सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करनी है कर सकते हैं। तो जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस है उसमें जैसे उनको करना है वो कर सकते हैं। लेकिन कोalition गवर्नमेंट में पॉलिसी डिसीजंस मेजर चेंज नहीं होते, खास करके राज्य में। अगर हम देखें तो काम, मतलब जैसे कोई, अगर किसी ने कोई काम शुरू किया है तो उसको आगे लेके जाते हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव करते हैं, लेकिन मेजर चेंजेस नहीं होते। लेकिन अगर राजनीतिक टिप्पणीकार की टिप्पणी राजनीति को लेकर है, तब तो मेरा मानना है कि हर कोई आज की तारीख में शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स ही कर रहा है, कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। कोई इस तरीके से नहीं बैठा हुआ है कि हम बैठेंगे, जैसे कांशीराम किया करते थे कि मैंने बीएसपी बनाई, पहले बामसेफ बनाया, बीएसपी बनाई, सालों तक हम चुनाव लड़ते रहे, अपना बेस बनाया, फिर सही समय पे हम लोग गठबंधन की राजनीति में उतरे। उतना कोई सोच नहीं रहा है, सबको लगता है कि अभी मौका है, कर लेते हैं अभी। और ये शरद पवार की पॉलिटिक्स का
क्या कहते हैं, हमेशा से उनका ये रहा कि वो शॉर्ट टर्म देखते हैं कि अब अगर टिकना है तो अब ये करना होगा। उस तरीके से ही वो अपनी राजनीति करते हैं। वो मौका देखते हैं और इसी मौके, इसी उनके राजनीतिक तरीके की वजह से वो महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने 38 साल की उम्र में। अगर वो लॉन्ग टर्म सोचते तो शायद कांग्रेस छोड़ के जाते ही नहीं, तो कांग्रेस में रहते। हो सकता है कि जैसे बाकी लोगों का करियर बना, उनका उस तरीके से बन जाता, उनको शायद गांधी लॉयलिस्ट बन जाते और उनको प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिल सकता था। उतनी काबिलियत तो है उनमें, लेकिन वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स देखते हैं ऐसे मामलों में कि मेरी पॉलिटिक्स किस तरीके से होगी। अभी इस वक्त अगर मैं ये करूं तो मैं राजनीति में बच सकता हूँ, राजनीति में जिंदा रहना जरूरी है। और उसी तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं और हर कोई उसी तरीके से करता है। अगर आप देखो तो उसी तर्ज पर हर कोई पॉलिटिक्स करता है। इसीलिए आप देखो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक साथ आए। वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स सोच के थोड़ी एक साथ आए थे, उन्होंने भी तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स सोची थी ना उस वक्त कि भाई यही मौका है कि साथ में आते हैं, शिवसेना हट जाएगी, पवार साहब हट जाएंगे, ऐसा ही कुछ सोचा होगा ना उन्होंने। तो ये सिर्फ ये तीन पार्टियों ने नहीं, लेकिन सबका यही तरीका होता है आज की तारीख में। ऐसा नहीं है कि चलिए मेरे दो सवाल और हैं। पहला सवाल है कि एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस स्पॉटलाइट पे आ गए हैं ना, सक्रिय दिख रहे हैं। बीच में लोगों ने अलग अलग तरीके से उनकी पॉलिटिक्स में जो है चाहे उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया था कि साहब बिहार भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या कई कद्दावर नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, एक विरोध हो रहा है। लेकिन अभी वो फ्रंट फुट पे, आपको लग रहा है कि एक उनको नए किस्म की पॉलिटिकल ऑक्सीजन मिल गई है इस केस के बाद? नहीं, ऑक्सीजन तो मिली है। देखिए, वो नेता विपक्ष के तौर पर अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आज की स्थिति में केंद्र में तो उनको एडजस्ट किया जाएगा ऐसी कोई स्थिति है नहीं। उनको, उनका मिशन महाराष्ट्र है। अब वो सरकार बनाने का मिशन है। अब वो चुनाव के जरिए हो या फिर अगर कोई कल सचमुच में अगर जो पार्टी टूट जाती है कोई है, तो उनका हाथ तो उस पर रहेगा, उनका दावा तो रहेगा उसमें। तो उन पर जिम्मेदारी है मिशन महाराष्ट्र की, और वो उस चीज को निभा रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले साल भर में वो कोई एक सॉलिड मुद्दा ढूंढ रहे थे। ठीक है, मेरा खुद का आकलन ये है कि अब तक मैंने उनको जो नेता विपक्ष के तौर पर देखा, उनमें उनका गुस्सा नजर आ रहा कि मुझे फंसाकर मुझसे चीफ मिनिस्टरशिप ले ली, मुझसे मुख्यमंत्री पद ले लिया गया। वो जो खिसियाना होता है ना, वो नजर आ रहा। पहली बार इस मुद्दे पर उनके पास एक सॉलिड मुद्दा हाथ में आया। इससे पहले भी मैंने देखा, कोविड के समय भी वो कई बार कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप किया करते थे, ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। वो ठीक है, वो हर विपक्ष का नेता करता है। कोई भी विपक्षी पार्टी कभी ये नहीं बोलती कि सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन वो बिकरिंग जैसा लग रहा था, वो थोड़ा सा खिसियाने जैसा लग रहा था। पहली बार उन्होंने अचूक मुद्दा पकड़ा, और ऐसा मुद्दा पकड़ा कि सरकार को बैकफुट पर जाकर रख दिया। कोई ये नहीं कह पाया कि ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्होंने सही मुद्दा पकड़ा, और विपक्ष नेता के तौर पर पहली बार वो इस चीज में कामयाब रहे कि तीनों पार्टियों को एक बार फिर साथ में आकर सोचना पड़ा कि कहीं कुछ गलती हो गई है, उसको अब ठीक करना पड़ेगा। वो लीजर हैप्पी गो लकी एटीट्यूड से नहीं चलेगा। कांग्रेस एनसीपी इसी तरीके से सरकार चलाते हैं। वो उनका मतलब जो होता है ना, पुराने जमाने में हाथी पे बैठ के राजा लड़ाई के लिए निकलते थे, और अंग्रेज जो होते थे वो बड़े फुर्तीले, और जो भी 10 लोग हैं वो प्रॉपर उनको ये लगाकर उनको बड़ी बड़ी सेना को हरा देते थे। तो ये हाथी पर चलने वाले राजा लोग हैं कांग्रेस। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी प्रशासन पर पकड़ कैसी मानी जाती थी ब्यूरोक्रेट्स? काफी जोरदार पकड़ थी उनकी, और उसी का फायदा शायद उनको हो रहा है इस वक्त में। देखिए, ऐसा है कि वो इस बात को ब्यूरोक्रेसी के मन में जीवित रख रहे हैं कि मैं कभी भी आ सकता हूँ वापस। इस बात को उनके मन में जीवित रखने में वो कामयाब हो रहे हैं। अपनी वफादारियों पर एक पहरेदारी मतलब रखी। आप अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन मांगू, आई एम श्योर कि उनको मिलता होगा इन्फॉर्मेशन। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उनके अपने सोर्सेस होंगे। हर कोई नेता जो मुख्यमंत्री रह चुका है या मंत्री रह चुका है, उनका अपना अपना सोर्स होता है इसमें, और राज्य में वो रखना पॉसिबल भी होता है। केंद्र में शायद डिफिकल्टी होती होगी, लेकिन यहाँ पर तो पॉसिबल होता है। तो वो इतनी बात तो जीवित रख रहे हैं कि देखो मैं वापस आ सकता हूँ, अगर मैं पॉसिबिलिटी है कि मैं आ सकता हूँ। वो आएंगे नहीं आएंगे ये कहना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन पॉसिबिलिटी उन्होंने जिंदा रखी है। उसके वजह से ब्यूरोक्रेसी उनको अभी भी डरती है, उनके पास इंफॉर्मेशन जाती है। ये बात उन्होंने साबित करके दिखा रही है इस बात।
उनके दौर में कलेक्टर और एसपी रहे कई लोगों ने मुझे कहा कि कम्युनिकेशन इतना क्लियर था कि उनका कहना था कि अगर कोई अर्जेंट मैटर है मुझे एसएमएस ड्रॉप करो, आई विल कॉल यू बैक, या फिर एसएमएस पे ही निर्देश दे देते, तो वो डायरेक्ट जिले पे। हाँ, उसका कारण सिंपल था। देखो ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो सरकार चलाई महाराष्ट्र में, वो बिल्कुल एक तरीके से पीएमओ उन्होंने तैयार किया था। देखिए सीएमओ होता है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस होता है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा मंत्रिमंडल देवेंद्र फडणवीस खुद ही चला रहे थे। उनके यहाँ पर ओएसडीज की फौज थी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज की। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं खास करके, उसके लिए उन्होंने अपने ऑफिस में ओएसडी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रखे हुए थे। वो अपने मंत्री पर नहीं छोड़ा था उन्होंने कि अगर सपोज कोई बड़ा रोड बांधना है तो जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उस पर छोड़ दिया, वो कर लेगा, कैबिनेट ने मंजूरी देने के बाद। ऐसा नहीं था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से उसका फॉलोअप था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, समृद्धि हाईवे हो, या जलयुक्त शिवार करके उनका एक प्रोजेक्ट था कि गांव गांव में जाकर, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स का पूरा कोऑर्डिनेशन और ये उन्होंने अपने पास रखा था। तो जाहिर सी बात है कि वन मैन कम्युनिकेशन था उनके यहाँ पर। उनको जैसे यहाँ पर अगर सपोज पकड़ के चलिए, कल अगर आपको मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बदलना है, ठीक है, तो मुंबई के आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का डायरेक्ट अधिकार ये मुख्यमंत्री के पास होता है, होम मिनिस्टर के पास नहीं होता है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे खुद के मन से डायरेक्टली वो नहीं बदल सकते, उनको होम मिनिस्टर की राय लेनी होगी, क्योंकि एनसीपी के साथ उनकी सरकार है। अगर सपोज किसी और डिपार्टमेंट में कहीं पर ट्रांसफर करनी है, तो उस डिपार्टमेंट का मंत्री अगर शिवसेना का नहीं है, तो उस डिपार्टमेंट के मंत्री की उनको राय तो लेनी होगी। भले वो प्रिवेल करे अपने बात को लेकर, लेकिन राय तो लेनी होगी और उस पर समय तो जाएगा। यहाँ पर वो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली खुद ही डिसीजन ले सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी पकड़ ज्यादा थी, और वो पकड़ उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को और मजबूत बनाकर, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया उस तरीके से उन्होंने और भी मजबूत बनाई। तो चेहरा वो अकेले बन गए पूरे मंत्रिमंडल। एक आखिरी सवाल, रश्मि शुक्ला की जो जांच रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसका विपक्ष ने भी जिक्र किया, लीक भी हुई, और उसमें बात सिर्फ होम मिनिस्टर की नहीं, चीफ मिनिस्टर की भी हो रही है, और जिस तरीके से उस जांच रिपोर्ट को अब खारिज किया गया और उल्टा ये कह दिया गया कि इन्होंने कैसे फोन टैप कर लिए, rather than talking about those evidences और those allegations, या नवाब मलिक का स्टेटमेंट आया, या फिर एक वो शायद अकोला से विधायक है निर्दलीय, उनका आया कि मेरे पास फोन आया था, इस तरह की चीजें। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने मुझसे बातचीत में कहा था कि जब सरकारें थानों से चलती हैं तो उनके जाने का वक्त आ जाता है, इस तरह की बात। और उसको ही अगर और बहुत सूत्र वाक्य में कहें तो जब प्रशासन शासन पर हावी हो जाता है तब दिक्कत हो जाती है। आपको लग रहा है कि इस सरकार के साथ ऐसी कोई स्थिति आ रही है, क्योंकि सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेशन नहीं है, अलायंस के कंपल्शन है, मुख्यमंत्री को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिस तरीके के आरोप सामने आ रहे हैं हो सकता है आगे और भी खुले? ये बात तो जो मैंने खुद ही ये बात कही है कि सरकार की पकड़ मजबूत नहीं थी, इसीलिए ये सारी चीजें आज देखने को मिल रही है। तो ये अगर सरकार उनको टिकानी है तो 1.5 साल के बाद उनके लिए ये एक जिसको हम कहते हैं ना, ये बेल बजी है उनके लिए, डेंजर बेल जो कहते हैं ना। अब उनको जिंदा मतलब अपनी नींद से उठने का समय आ गया कि अगर वो कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ तो उनके लिए क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन रश्मि शुक्ला के रिपोर्ट को लेकर ना सौरभ, थोड़ा सा डिटेल हमको समझना होगा। देखिए दोनों तरफ की चीजें लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब उसमें जो होगा वो आगे पता चलेगा। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी ने कल अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास सबमिट की है, और यही चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे जब रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, तो देवेंद्र फडणवीस ने 3 आरोप लगाए थे रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर। पहला आरोप उन्होंने ये लगाया था कि रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में उन्होंने पता किया कि उसमें ट्रांसफर्स के वादे किए गए थे, पैसे के लेन देन की बात हुई थी, और उसमें से कई लोगों के ट्रांसफर्स हुए। ये पहला आरोप उन्होंने लगाया था। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया था कि ये रिपोर्ट रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुबोध जायसवाल को दी। सुबोध जायसवाल ने वो खत लिखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी, और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी तरीके से सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं ली। ये आरोप उनका 2 नंबर का आरोप था। और उसके बाद उन्होंने कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग की है वगैरह वगैरह, ये बात उन्होंने इस तरह। अब जो पहला वाला आरोप है कि उस पर बहुत ज्यादा पैसे के लेन देन की बात है,
तो चीफ सेक्रेटरी का रिपोर्ट कहता है कि जो बातचीत थी, ठीक है, वो बातचीत किस टाइप की थी। उनका ये कहना है कि रश्मि शुक्ला ने उनसे टेलीग्राफ एक्ट के तहत कुछ नंबर्स दिए और कहा कि इन नंबर्स को टैप करना जरूरी है। उनका ये कहना है कि टेलीग्राफ एक्ट के तहत आप उन्हीं लोगों के नंबर टैपिंग पर डालते हो जो देश विघातक कृत्य करने के लिए करने का आप जिन पर आपको संदेह होता है, उनके नंबर आप टैप करने के लिए डालते हो कि उनका उनसे कोई संपर्क है उस तरीके से। तो उसके बिना पर उन्होंने परमिशन, ये उनका कहना है। तो उनका कहना है कि उनको मिसलीड किया गया। दूसरा उनका कहना है कि जो जिन लोगों का फोन टैप किया गया वो ऐसे ही रैंडम लोग हैं जो आपस में बात कर रहे थे, जैसे तुम और मैं अगर बात करें और मैंने बोला कि मैं इनका ट्रांसफर करा सकता हूँ, उनका ट्रांसफर करा सकता हूँ टाइप से, लेकिन उनका कोई भी कॉन्वर्सेशन ये किसी मंत्री या मंत्री के पास काम करने वाले लोगों के साथ वाला कॉन्वर्सेशन का टैपिंग उनके पास नहीं था। तो कोई ठोस उन्होंने ये वजह नहीं रखी थी उसको लेकर। तीसरी बात उन्होंने रखी कि जिस वक्त उन्होंने ये रिपोर्ट दी उस वक्त कोविड की वजह से महाराष्ट्र में कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रही थी, तो जिसके वजह से उनका ये दावा कि ट्रांसफर्स के लिए चल रहा था वो गलत है, ये बात उसमें उन्होंने रखी है। और चौथी बात उन्होंने उसमें रखी है कि जिन ट्रांसफर्स का दावा उसमें किया गया था रिपोर्ट का, वो ट्रांसफर्स उस तरीके से हुआ ही नहीं है असलियत में। और पांचवी बात उन्होंने रखी है कि जो ट्रांसफर्स बाद में हुए कोविड की गाइडलाइंस के वजह से जो ट्रांसफर्स पर रोक लगी थी वो हटने के बाद, वो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के सुझाव के आधार पर किए गए हैं। तो महाराष्ट्र में पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड है और उनका ये कहना है कि उस बोर्ड पे महाराष्ट्र के डीजी सुबोध जायसवाल खुद हैं और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी उस पे थे, और जितने ट्रांसफर्स हुए उन ट्रांसफर्स के लिस्ट पर उनके भी दस्तखत है। तो उनका ये कहना है कि फिर ये काहे का बवाल, काहे का, ऐसा उनका कहना। लेकिन ये कहने के बावजूद भी, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होने के बावजूद भी ये नकारा नहीं जा सकता कि पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के सलाह जो दी जाती है या कहा जाता है उन पर राजनीतिक दबाव होता है। कई ट्रांसफर्स, अब ये ओपन सीक्रेट है, हालांकि हम लोग कभी उसको प्रूव नहीं कर पाए अब तक, और रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट वहां तक नहीं जा पाई है, इसके लिए मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। हो सकता है कि आगे इसकी जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन ये बात तो सच्चाई है कि उस पर होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनका या फिर जो भी कोई सरकार चला रहे हैं उनका दबाव होता है। और ये ऐसा नहीं है कि इनके ही समय होता होगा, आई एम श्योर कि वो हर गवर्नमेंट के टाइम होता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में देखो एक बात उन्होंने कही थी कि हम पुलिस रिफॉर्म्स को लागू कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार वो करना नहीं चाहती। बिल्कुल, नोबडी, ये कोई भी सरकार नहीं करना चाहती, पूरी तरीके से उन पर नहीं छोड़ना चाहती कि आप डिसाइड करो कि पोस्टिंग कैसे हो। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही जब परमवीर सिंह का पिटीशन उनके पास गया था, हालांकि उन्होंने सुना नहीं, लेकिन उनके स्टेटमेंट में ये बात आई है उसमें, तो ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो लेकिन अगर ये रिपोर्ट मेरे पास होता तो मैं खबर जरूर बनाता, क्योंकि भाई स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर का ये रिपोर्ट है और उस पर कोई कार्रवाई हमको दिखी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने रेकमेंड किया था कि इस पे मामला दर्ज करके इसकी जांच की जाए करके, तो वो हुआ नहीं। तो कोई भी खबर बना था, विपक्ष के नेता के हाथ में रिपोर्ट लगेगा तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के नेता भी सवाल उठाएंगे कि देखिए रिपोर्ट में तो कहा गया है, आपने किया क्या। अब सरकार का कहना है कि उस पर करने जैसा कुछ था नहीं, इसके लिए हमने किया नहीं। अब वो वाद विवाद होगा, कोर्ट पे पता चलेगा कि कोर्ट उस रिपोर्ट को सीरियसली लेता है या सरकार के जवाब को सीरियसली लेता है और आगे इस केस पे क्या निकलता है। लेकिन आमतौर पर 2G स्कैम के साथ क्या हुआ हमने देखा, इरिगेशन स्कैम के साथ क्या हुआ हमने देखा, तो वो अभी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचते हैं ज्यादातर मामले। करेक्ट। चलिए साहिल जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। नेता नगरी को, ललन टॉप के दर्शकों को अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए, कोविड का टाइम है और महाराष्ट्र में सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल भी है। और जाते जाते एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा, क्योंकि तुम कलकत्ता में हो जी, तो मुझे ये जानना है कि भाई कलकत्ता में क्या हो रहा है, कि सचमुच में जो दिख रहा है टीवी पे वही हो रहा है या वहां की स्थिति कुछ ऊपर नीचे यहाँ वहां के मोड़ खा रही? मैं टीवी पर क्या दिख रहा है इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं हूँ। ओके। हाँ, मैं इस मामले में थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हूँ, अखबार जरूर पढ़ता हूँ और या फिर बिल्कुल ही डिजिटल पे आ जाता हूँ। और देखिए आप भी डिजिटल पे आ गए हैं, टीवी से मुंबई आज तक चला रहे हैं आप मुंबई तक चला रहे हैं। बंगाल विल सरप्राइज। हाँ, मतलब चर्निंग बहुत हो रही है और कई पोल प्रेडिक्शंस फेल होंगे। बंगाल विल सरप्राइज, ऐसा जो रिपोर्टर्स हमारे घूम रहे हैं जमीन पे, उनका ये कहना है कि
लोग अपनी इलेक्टोरल चॉइस को लेके श्योर तो हैं पर वोकल नहीं है अभी उतने। तो और ये तो ममता दीदी के लिए डर की बात होनी चाहिए ना ये तो। जी आप ये कह सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अर्बन और रूरल का डिवाइड भी दिख रहा है इलेक्टोरल पैटर्न का, अर्बन का, रूरल का, और जो तमाम और एक्स्ट्रा फैक्टर्स की बात की जा रही है ना कि फुरफुरा शरीफ, ओवैसी तो नहीं है अभी ना, ओवैसी तो चले गए ना। हाँ, मतलब फुरफुरा शरीफ, कांग्रेस, सीपीएम, ये सब जो बातें हो रही हैं वो नहीं है अभी। खेल जो है वो कट टू कट नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। आखिर में एक छोटा सा चाहूंगा, क्योंकि मैंने वो प्रशांत किशोर का इंटरव्यू देखा 2019 में, तुमने किया था ना वो वाला 2019 जी। तब तो वो बोल रहे थे कि मैं तो अब ये सब छोड़ चुका हूँ, मैं ये सब नहीं करूंगा करके, और ये आखिरी, तब उन्होंने बंगाल का जिक्र नहीं किया था कि तब उन्होंने कहा था ना कि मैंने आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी पहले से लेके रखी है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तब तक उन्होंने बंगाल का जिक्र नहीं किया था उस इंटरव्यू में जी, और वो अभी बंगाल का काम कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल उन्होंने कहा था ना कि अब मैं सब ये छोड़ चुका हूँ, लेकिन जो मैंने छोड़ने के पहले काम लेके रखे थे वो मैं खत्म करना चाहता हूँ। दरअसल तब प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड राजनीति में चले गए, उपाध्यक्ष थे और वो उसी में भविष्य तलाश रहे थे, इसलिए वो कह रहे थे कि कंपनी विल कीप डूइंग, लेकिन मैं फोर फ्रंट पे नहीं रहूंगा। क्योंकि फर्ज करिए अगर वो जेडीयू में रहते, जेडीयू इज पार्ट ऑफ एनडीए, और फिर वो यहाँ एग्रेसिवली बीजेपी का विरोध करते, तो वो जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए, सबके लिए। तो अभी मुझे वही पूछना है कि अब वो तो बात उन्होंने बदल दी, अब उन्होंने बंगाल का किया। अब वो उस दिन राहुल कंवल के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भाई अगर मैं, उन्होंने जो कहा है कि 100 मतलब बीजेपी 3 नंबर तक नहीं पहुंच पाएगी, नहीं जाएगी, तो मैं ये सब छोड़ दूंगा, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ देंगे। हाँ, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो छोड़ दूंगा, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है कि तब प्रशांत किशोर और भी सक्रिय राजनीतिक भूमिका में नजर आए। चलिए आप इंटरव्यू करिए, मेरे ख्याल से मुझे मैं दोबारा उनसे मुलाकात करूंगा। मैं इनफैक्ट आज पूरे दिन ही, आज मेरा बंगाल में पहला दिन है सक्रिय रूप से। मैं संघ के, भाजपा के, सीपीएम के और टीएमसी के तमाम जो आइडियलॉग्स हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन्हीं से मिल रहा हूँ ये समझने के लिए कि उनके दिमाग में क्या स्ट्रेटजी चल रही है। और बाकी फिर आप जमीनी हकीकत, हमने एक सीरीज शुरू की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, एक हमारी होती है जो मेन स्कीम्स होती हैं रूलिंग गवर्नमेंट की, उनकी हम पड़ताल करते हैं, तो वो भी शुरू की है। तो उसमें भी मिक्स्ड फीडबैक आ रहा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सब चीजों को लेके डिसएंगेजमेंट है थोड़ा सा, कुछ स्कीम्स को लेके लाभार्थी हैं, लेकिन जो लोअर लेवल पर एंगर है टीएमसी के नेताओं को लेके, वो ममता बनर्जी को मुश्किल पड़ रहा है। और लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि कोई भी पार्टी हो इस देश की, है ना, अगर आपकी एक आइडियोलॉजिकल लाइन और उस लाइन से बढ़कर आर्डर नहीं है, तो आप लॉन्ग रन में पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। कई बीजेपी के लोगों को भी लगता है, लेफ्ट के भी लोगों को लगता है कि ये टेम्परेरी खेल है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल या आगे की टसल तो लेफ्ट वर्सेस बीजेपी ही होगी, बीजेपी रहने वाली। हाँ, ऐसा उनका आकलन तो ठीक है, आकलन तो ठीक है, लेकिन उसके लिए उनके लोग बचे रहने चाहिए ना ग्राउंड पे। हाँ, अगर वो लेफ्ट अपने आप को थोड़ा रिवाइव करवाए, सर्वाइव कर पाए, वो सारी चीजें, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। देखते हैं 2 मई को जनादेश क्या आता है, मिलेंगे। इट्स गोना बी अ हिस्टोरिकल इलेक्शन। ऑब्वियसली मुझे भी वही लगता है।